Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक के करियर सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले कुछ दिन से हमारी एक लगातार चर्चा चल रही है इतिहास विषय को लेकर। शुरू में हमने जाना कि इतिहास के सोर्स कौन कौन से हैं, हमको कहाँ से पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कैसे उनको कंसाइज करना चाहिए, इतिहास में रुचि कैसे पैदा करें, इन सब विषयों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम सेगमेंट वाइज चर्चा करते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को किस तरह से पढ़ा जाए, जो पढ़ना हमें कठिन लगता है उसको कैसे आसान बनाया जाए और कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष व्यास। धन्यवाद विपिन जी। नमस्कार सर, हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद। तो आज का जैसे इंट्रोडक्शन में आप समझे हमारा सवाल क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल ये होता है कि सबसे ज़्यादा समस्या आती है उनको प्राचीन भारत के और जो इतिहास है उसको एक तो पढ़ें कैसे, और दूसरा कौन से सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें। विपिन जी देखिए, जब जो भी विद्यार्थी चाहे वो एमए में हो जी, या वो एमए के बाद अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा हो या जो एक आम जन भी हो, उसको सबसे पहले जुड़ाव महसूस करता है आधुनिक भारत के इतिहास के साथ, क्योंकि वो पास का समय है। बिल्कुल। मध्यकाल उसे कहानी की तरह लगता है, उससे कुछ समस्या महसूस होती है प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे रोचक इतिहास है वो प्राचीन भारत का इतिहास होना चाहिए एक आम विद्यार्थी के लिए। क्योंकि जब एक आम भारतीय विद्यार्थी या एक आम भारतीय जनमानस या एक भारतीय जन अपनी संस्कृति के बारे में बात करता है, अपनी एक महान परंपरा के बारे में बात करता है, तो ये जो बात जहाँ से शुरू होती है वो बेसिकली प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ है। जी। अब एक आम विद्यार्थी के मन में वो जो प्रेशर जिस चीज़ पे फील करता है, मैं पहले उसके बारे में बता दूं कि उन्हें लगता है कि इतनी सारी तो पुस्तकें हैं, उसमें से एक प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक है, बिल्कुल। उस पर भी कई लेखकों की किताबें हैं, इन सबको करूं कैसे। तो देखिए, एक बात थोड़ी मैं सरस उसमें कहना चाहूँगा कि बिना पहली सीढ़ी पर पैर रखे विद्यार्थी इस बोझ से दबा हुआ है कि वो मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि वो पहली सीढ़ी पर पैर रखे। जी, कोई एक पहला कदम उठाना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आज उसकी लाइब्रेरी है, जो उसने खुद का एक निजी पुस्तकालय डेवलप कर रखा है, उसमें 50 किताबों का बोझ उसके मन पे है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो किसी एक किताब को उठाए और उसे पढ़ना शुरू करे। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में उसके समक्ष आने वाली समस्याओं की, तो सबसे पहले वो एक प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक को उठाए। जी। अब बात जो आपने कही कि उसको वो उससे जुड़ाव महसूस नहीं करता है, कि रुचि वाली बात रुचि वाली बात है। तो देखिएगा, रुचि की सबसे पहली बात है कि जब आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो उस विषय में रुचि उस कारण से जागृत होती है जब उसे समझना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया, सबसे पहला प्रश्न जो एक आम विद्यार्थी के मन में उठता है और उठना चाहिए कि जो ये पुस्तक मेरे सामने आज लिखित रूप में है ये एक्चुअली आई कैसे। और वहां से पहला प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो लेखन है उस लेखन को किया कैसे गया। जी। तो सबसे पहली बात है जो उसके प्रश्न में जो जिज्ञासा है कि ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन है वो कैसे किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में एक आम विद्यार्थी के लिए दो बहुत अच्छी चीजें निहित हैं। जब वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेगा तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो उसके एग्जाम में आते हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैं प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करता हूँ, तो देखिएगा मुख्य रूप से किसी भी किताब को जब उठाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो उसमें मुख्य रूप से 4 या 5 सोर्सेस की बात आती है, स्रोत की बात आती है। जी। ये तय है कि बिना स्रोत के या बिना सोर्स के किसी इतिहास का लेखन संभव नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी समस्या भी स्टूडेंट की यही है कि सोर्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि पढ़ने के लिए किताबें बहुत ज़्यादा हैं। अब हम कैसे उनको कंसाइज करके और किसी एक खास मुद्दे पे आप देखिएगा, एक आम विद्यार्थी के मन में जो ये प्रश्न है ना, देखिए इतने पुरानी सभ्यता और वो एक पन्ने में समझ आए तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता कि जिसकी महानता पर हम इतना गर्व करते हैं उसको पढ़ना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, समय भी लेगा। मुश्किल नहीं होगा, समय तो लेगा वो। अब प्राचीन भारतीय इतिहास में मैं जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें से बात करता हूँ, वो देखते हैं मुख्य रूप से 4 सोर्सेस के बारे में बताते हैं कि साहब प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में पहला स्रोत है धार्मिक साहित्य। जी। और हम ये सब जानते हैं कि बहुत विशद रूप से भारत में धार्मिक साहित्य रचा गया। बिल्कुल। उसमें ब्राह्मण साहित्य भी है, उसमें बौद्ध साहित्य भी है और उसमें
जैन साहित्य भी है। अब आपने प्रश्न किया था कि साहब विद्यार्थी रुचि महसूस नहीं करता, क्या उसकी भारतीय वेदों में रुचि नहीं है क्या? क्या उसी 4 वेदों में रुचि नहीं है क्या? क्या वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं जानता है क्या? जब उस वेदों को पढ़ता है तो उसके बाद जो ब्राह्मण रचे गए क्या उनको नहीं जानता है? उसके बाद जो आरण्यक रचे उनको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो जाते हैं तो उन्हें पुराण और उपनिषदों को पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिएगा, पढ़ने के साथ साथ उनके क्वेश्चंस इसमें से धीरे धीरे सॉल्व होते जाते हैं। जी, आपने वेदों के बारे में पढ़ा, किस वेद में क्या है आपने वो पढ़ा, ब्राह्मण साहित्य कैसे रचा जाता है, आरण्यक कैसे रचे जाते हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। जैसे उपनिषदों की बात है, जी, आम विद्यार्थी के साथ मैंने उपनिषद पढ़ लिए साहब, 12 उपनिषद पढ़ लिए, मुझे एग्जाम की दृष्टि से क्या पढ़ना है? क्या कभी उन्होंने पढ़ा कि सबसे पहले कृष्ण पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या उसने पढ़ा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद के अंदर मिलता है? बिल्कुल। अभी जैसे आपने जो बात उठाई, अभी ही राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई, स्कूल लेक्चरर एग्जाम। अब उसमें जो सवाल आए हैं कुछ, चलो हम इतिहास वाले सेगमेंट की बात करते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी पहले पढ़ना तो चाहते नहीं, यानी कि गहनता में नहीं विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, नहीं, मेरा वो सूत्र नहीं समझ पाता। हाँ, कि गहनता में जाने के बजाय वो चाहते हैं कि बहुत कम में ही हम सारी चीज़ें पढ़ लें, नोट्स पे डिपेंड हो जाएं किसी इंस्टीट्यूट के, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और हम जो रेफरेंस बुक हैं उन पर ना जाएं। और उसके बाद जब एग्जाम में आजकल थोड़े से, अब जैसे आरपीएससी ने एनालिटिकल अप्रोच वाले विश्लेषणात्मक क्वेश्चन जैसे ही पूछने शुरू किए तो एकदम से ऐसा माहौल बनने लगा कि लेवल बहुत हाई हो गया, हमारे नोट से कुछ आ नहीं रहा है, बच्चों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये समस्या क्या तभी पैदा होती है जब हम बिना रुचि के केवल सेलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा विपिन जी, ये बात अपने पहले भी हुई है और हमने विद्यार्थियों को तब भी संबोधित करते हुए कहा था कि मेमोरी 60 से 70% रहती है। अगर आपने 5 पन्ने याद किए तो 2 पन्ने याद रहेंगे जी। और देखिएगा एग्जाम में जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे आप कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं, तो एग्जामिनर की भी सीमा होती है। पहले वो तथ्यों पे पूछता है, फिर वो विश्लेषण करता है। वो प्याज के छिलके उतारने की बात है कि वो धीरे 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 एक एक करके वो उस एनालिसिस में जाने लगते हैं कि जहां विद्यार्थी की वास्तविक क्षमता का परिचय एग्जामिनर लेना चाहता है। यही बात आप, और आने वाले समय में पेपर आसान नहीं होंगे, वो धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे आपने प्राचीन भारत की बात की, तो आपने कहा भी आपने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा, पुराणों उपनिषदों को आपने पढ़ा, फिर आप बौद्ध साहित्य को देखिएगा कि बौद्ध साहित्य में क्या क्या रचना होती है। सब जानते हैं सुत्त पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है। फिर आप बुद्ध घोष के विशुद्धि मग को पढ़ते हैं, बहुत सारा बौद्ध साहित्य रचा गया। ऐसे ही जैन साहित्य है, उसमें आगम साहित्य है। तो आपने ब्राह्मण साहित्य भी पढ़ा, बौद्ध साहित्य भी पढ़ा और जैन साहित्य भी पढ़ा। ये हुआ एक हिस्सा। अब आप आते हैं ऐतिहासिक साहित्य पर। अब ऐतिहासिक साहित्य में हम ये जानते हैं कि भारतीय इतिहास में अभी तक जो मौर्य काल और उसके बाद का जो इतिहास है उसे ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो उस समय के जितने भी ग्रंथों की रचनाएं हैं उन्हें ऐतिहासिक साहित्य के रूप में देखा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, कालिदास का मालविकाग्निमित्र हो गया। अब ऐसे कालिदास का जिक्र आया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी जब सुनेंगे इसको, कालिदास ने 4 काव्य और 3 नाटक लिखे, लेकिन हमने जिक्र सिर्फ कालिदास के मालविकाग्निमित्र का किया। ऐसा क्यों किया? कारण था कि कालिदास के अन्य ग्रंथों की जो विषय वस्तु है ना, वो ऐतिहासिक काल की नहीं है। सिर्फ मालविकाग्निमित्र ऐसा है जिसमें अग्निमित्र का जिक्र आता है जो शुंग काल का है। जी। तो इसलिए हमने मेघदूत की बात भी नहीं की, हमने रघुवंश की बात भी नहीं की। अब ये बहुत बारीक सी समझने की बात है और सामान्य बात है कि जिसकी विषय वस्तु ऐतिहासिक काल की थी वो हमने कालिदास के मालविकाग्निमित्र के अंदर आ गया। तो जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपको पुस्तक के नाम याद हो गए, लेखक के नाम याद हो गए। आपने कहा साहब गुणाढ्य की वृहत कथा है, आपने कहा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है। जैसे जैसे आप एक एक कदम बढ़ाने लगेंगे आपको इनसे खेलने में मजा आने लगेगा और आपको यह लगेगा कि भारतीय साहित्य संसार कितना विशद और कितना वृहद है। आप ये सोचिए कि उस जमाने में इतना जबरदस्त लिखा गया तो पढ़ना तो हमारा कर्तव्य बन ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही या ये तो आगे सोर्स उसकी साहित्य की बात आ गई। अब हम पढ़ते थे कि साहब यूनानी इतिहासकारों का प्रभाव है, तो आप प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। आप एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका लेखक अज्ञात है,
पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी की बात करते हैं, आप फाइयान और हेनसांग के बारे में पढ़ते हैं, आप एत्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो जो विदेशी यात्रियों के विवरण है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये साहित्य आ गया सारा का सारा, ऐतिहासिक साहित्य आ गया और विदेशी यात्रियों के विवरण आ गए। चौथा हिस्सा उसमें आता है, ये वो बता रहा हूँ जो विद्यार्थियों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने पुरातत्व को नहीं पढ़ा तो आप प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ नहीं पाते हैं। विद्यार्थी के लिए कैसे आवश्यक है, मान लीजिए एक साहित्य, एक पुस्तक रची गई, हो सकता है मैं और आप उसे खारिज कर दें, विद्यार्थी खारिज कर दें कि साहब पता नहीं लेखक ने अपने मन से लिख दिया होगा। लेकिन पुरातत्व की एक खासियत है कि जो है उसे आप कैसे नकारेंगे। बिल्कुल, वो तो एविडेंस है। एविडेंस हो गए, बिल्कुल। उसमें अभिलेख भी हो सकते हैं, उसमें सिक्के भी हो सकते हैं और उसमें भारतीय कला के विभिन्न साक्ष्य भी हो सकते हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजी वाला हिस्सा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जी। पुरातत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण हो गए वो हो गए अभिलेख, जो शिलाओं पर पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण हो गए अशोक के अभिलेख। जी। अब होता क्या है कि आप ऊपर सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, अब आपको विस्तार पढ़ना है। कंधार में कौन सा अभिलेख मिलता है, कौन सी भाषा का अभिलेख है, धौली और जौगढ़ में अशोक क्या कहता है, कर्नाटक के गुलबर्गा में सन्नाताई के अभिलेख में अशोक क्या कहता है, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, वो कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर अशोक अपने धम्म के बारे में लिखता है। जी। तो इसका मतलब अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं और उन अभिलेखों में कौन सा जिक्र मिलता है उसका है। अशोक की कौन सी रानी का अभिलेख का उल्लेख मिलता है, अशोक के कौन से पुत्र का अभिलेख अभिलेखों में मिलता है। तो थोड़ा सा हमें चीजों को और छीलने की जरूरत होती है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपको काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है इतिहास विषय का, तो अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, आप अगर खुद पेपर बनाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप किस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहेंगे प्राचीन इतिहास को लेकर, कि किस सेगमेंट से आप पूछेंगे कि उनकी परीक्षा आप ले पाए? देखिए, अब प्राचीन भारतीय इतिहास में जो राजवंशों का इतिहास है वो लगभग सब काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। जी। तो अक्सर क्या करता है एग्जामिनर, एक अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन बनाता है कि 10 क्वेश्चन सबके लिए, जी, 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े से अलग हटने वाले के लिए, 20 से 25 क्वेश्चन वो जो थोड़े से एनालिटिकल हों। क्योंकि एक ये माना जाता है कि जो विद्यार्थी जब किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा है वो लेक्चर बनेगा, वो शिक्षक बनेगा, हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। तो एक आम विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि उस एग्ज़ाम को क्लियर करते ही वो लाखों लोगों से ऊपर हो जाता है। तो उससे एक आम अपेक्षा रहती है, जब वो खुद भी पेपर बनाता है तब भी वो खुद भी ऐसा करेंगे। एक अपेक्षा रहती है कि उन विषयों को पढ़े जिन्हें आम लोग नहीं पढ़ते। जैसे मैं 5 मिनट अपन बात करेंगे सोर्सेज के बारे में, फिर उन सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। अभी अपन बात कर रहे थे, अपन ने आर्कियोलॉजी की बात की। जी। फिर बात आती है सिक्कों के ऊपर। भाई दिखे, और बहुत सारे दिखे कि भाई पहले आहत सिक्के थे, मौर्य काल में काशार्पण आए, जब गांधार, जब कुषाण साम्राज्य आ जाता है तो यूनानी जो प्रभाव थे उनसे सिक्कों के अंदर बदलाव देखने को मिलता है, सोने के सिक्के सामने आते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान में बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों का बहुत बड़ा भंडार मिलता है। जी। आप कभी इंटरनेट पे, लोग विद्यार्थी बहुत सर्च करते हैं, कभी आप आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट उनकी साइट देखिएगा, सारे सिक्कों को ऑनलाइन कर रखा है। उन सिक्कों की चमक को देखिएगा, उन सिक्कों की कलात्मकता को देखिएगा, कौन व्यक्ति होगा जो उसमें रुचि पैदा, जिसकी उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। तो सिक्कों के बारे में हो गया। ऐसे ही जो भारतीय जो कला है, भारतीय कला के जो साक्ष्य हैं, फिर उसमें अशोक के समय के अंदर जैसे अपन मौर्य स्तंभों को देखते हैं, अपन उनकी जो यक्ष और यक्षी की प्रतिमा है उनको देखते हैं। इसके अलावा अंगित कला के साक्ष्य हैं आपके, इसमें गुप्त काल के अंदर सारे मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारे कला के साक्ष्य हैं। तो कोई भी इतिहासकार जब इन सारे चीज़ों को एक साथ मिलाता है तब वो इतिहास का क्या करता है, निर्माण करता है। जी। तो एक प्रश्न जो आपने पहले किया उसका एक जवाब मैं देना चाहूँगा विद्यार्थी को। जब हम भी विद्यार्थी थे, जब स्टार्टिंग पढ़ने लगे, तो सबसे पहले तो ये लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कोई कल्पना तो नहीं है। अच्छा। पहला प्रश्न विद्यार्थी के मन में उठता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये कोई कल्पना है कि क्या लिखा गया है। लेकिन जब उस सोर्सेस को पढ़ेगा, जब उन्हें समझने के, जब उनके तारों को जोड़ने का प्रयास करेगा, तो उसको ये बहुत ही सब कुछ सहज लगने लगेगा।
तो सबसे पहला जो चैप्टर उसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए मैं या कोई और एग्जामिनर हाँ। किन सेगमेंट्स को छुएगा, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो सिलेबस के ऊपर कंसंट्रेट करिए। अब जो सिलेबस विद्यार्थी के लिए पूछा गया है, लेकिन मैं कुछ आपको सेक्शंस ऐसे बताता हूँ जिसको आम विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। जैसे उसने सोर्स पढ़ा, वो सीधे आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। वो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है, प्री हिस्ट्री है, उसे नहीं पढ़ता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे जी। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश के मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर जिसे हिंदी में कहते हैं दूसर भांड संस्कृति। हाँ। तो उससे बड़ा बोर लगता है वो कि भाई ये क्या पूछा जा रहा है मेरे से। लेकिन देखिएगा जब हम इतिहास को सीधे सिंधु घाटी सभ्यता में अवतरित नहीं होते पैराशूट की तरह, उसके पहले भी एक सभ्यताएं रही होंगी। कोई मध्यपाषाण काल रहा होगा, कोई पुरापाषाण काल रहा होगा, कोई नवपाषाण काल रहा होगा, कहीं आम आदमी ने खेती करना शुरू किया होगा, खेती किया होगा तो स्थिर रहना शुरू किया होगा। इसके साथ में एक छोटा सा मैं 5-7 एक चरणों का बताता हूं जो आम विद्यार्थी उससे जोड़ पाएगा। जी। एक विद्यार्थी के मन में ये उठता है कि ये सभ्यताएं विकसित कैसे होती हैं, वो रुका क्यों? वो तो चलायमान था, वो रुका क्यों? तो देखिए जब वो किसी भी एक आम किताब को पढ़ेगा कि जब तक मनुष्य संग्रह कर रहा था ना, तब तक कोई आयावर था। बिल्कुल। संग्रह मतलब फल तोड़ लिए, हाँ। पशुओं का शिकार कर लिया, तब तो चलता रहा। जब नवपाषाण काल में वो खेती करना शुरू करता है तो वो स्थायी, उसके जीवन में स्थायित्व आता है। और सामान्य बात है कि जब वो खेती करेगा तो रुकेगा। भाई ऐसा तो नहीं कि आज बीज बोया और कल फसल आ गई और काट लेगा। तो उसे खेती के लिए क्या करना पड़ा? स्थायी होना पड़ा, रुकना पड़ा। फिर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में आता है कि साहब हम पहले ग्रामीण सभ्यता को पढ़ते हैं, फिर महाजनपद काल को पढ़ते हैं, उसके पहले हम जन और जनपद को पढ़ते हैं, ये ऐसा कैसे हुआ? देखिएगा इतिहास के विकास की धारा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन। खेती में, फसलों में जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसी ने नगरीकरण को जन्म दिया, उसी ने संघर्ष को निर्णायक बना दिया और उसी ने सारी चीजें इसके साथ जुड़ती चली गई। तो सबसे प्रमुख क्या हो गया? सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। इतिहास में तारतम्य टूटता नहीं है जी। हम अपनी रुचि छोड़ देते हैं बीच में। भाई आप 5-7 चीजों में समझ सकते हैं। हाँ। तो आप प्राचीन भारतीय इतिहास पे आए, आपने जीवन के स्थायित्व को समझा, उसके बाद आप कहाँ आते हैं? इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। मैं आज कुछ चैप्टर वाइज आपको बता। अब सिंधु घाटी सभ्यता है, उनके सामने बहुत सामान्य क्वेश्चन है कि ये स्नानागार भी सर हम बहुत सालों से देख रहे हैं, ये नर्तकी की प्रतिभा भी हम बहुत सालों से देख रहे हैं, कि हाँ साहब हमें ये भी पता है कि लोथरा और चंदुलड़ों में मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं, हम पढ़ें क्यों इसको? तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए पढ़िए और इस बात पर गर्व महसूस कीजिए कि ये पहली सभ्यता है जो विश्व की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता है और एक सिविलाइज्ड वो है बिल्कुल, जहाँ जल निकासी की बात होती है। अब आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस प्रकार से पढ़ें। एक प्रश्न जो मैं गुरु ने मेरे से पूछा था कि एक सिकी हुई, एक आग में सिकी हुई एक ईंट मिलती है, आप उससे इतिहास देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का। अब आपको एक ईंटें मिली जो आंच में पकी हुई थी, एक समान आकार की, तो आपने ये तय किया कि साहब उन्हें आंच से इस ईंटों को पकाना आता होगा। एक समान आकार की मिलती है तो उन्हें ज्यामिति भी आती होगी। बिल्कुल। अगर ईंटें हैं तो मकान भी बनाते होंगे, अगर मकान बनाते होंगे तो कारीगर भी होंगे। अगर जब सभ्यता नगरीय सभ्यता हो गई कि साहब मकान बनाते हैं, इसका मतलब सरप्लस प्रोडक्शन भी हुआ करता होगा। बिल्कुल। जब अधिशेष उत्पादन है तो उसका कोई उत्पादन करता होगा और कोई उसका नियंत्रण करता भी होगा, कोई भंडारण भी करता होगा। आप अन्न के भंडार मिलते हैं। जब नगरीय सभ्यता है तो उसके पहले कोई ग्रामीण सभ्यता भी रही होगी। बिल्कुल। तो एक ईंट ने आपके मन में 10 क्वेश्चन पैदा कर दिए। बिल्कुल। तो एक आम विद्यार्थी को इंक्विजिट होना बहुत जरूरी है कि साहब मन के बनाने का कारखाना मिलता है, कार्नेलियन की जो बीड्स हैं वो आज भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी परंपराएं हमारे सामने आज भी हमारे साथ हैं। इसका मतलब सभ्यताओं के नष्ट होने के बावजूद भी वो कितनी महान भारतीय संस्कृति होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे
बढ़ रही। ट्रांसफर होती चली गई। मतलब बात का निचोड़ जो मुझे समझ आया कि विद्यार्थी जो सोचते हैं कि वो उनको या कह सकते हैं कि वो कहाँ गलती करते हैं, वो इन चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जो सामान मिले उनको याद करते हैं, उनकी लिस्ट कि ईंट मिली है, मनके मिले हैं, इस तरह से रटते हैं। लेकिन अगर इस अप्रोच के साथ पढ़ना शुरू करें कि ईंट मिली है तो वहाँ क्या क्या डेवलप हुआ होगा, कल्पना करना शुरू करें, ईंट बनाई कैसे होगी, कोई कारखाना होगा, ईंट मतलब फिर मकान भी बने होंगे, जिस तरह से आपने डिटेल में बताया। यानी कि अगर इस तरह से अप्रोच डेवलप की जाए तो ये रटने में जो हमको अरुचि पैदा होती है वो अरुचि तुरंत ही हमारी रुचि की तरफ बनने लगेगी। देखिए एक बात और है, जब भी आप क्लास में पढ़ाते हैं, जी जब जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो जब हम पढ़ते थे तब हमारे गुरुजन भी हमसे कहते थे कि जो गुरु पढ़ा रहा है ना वो ज्ञान का अथाह भंडार समेटे हुए है। वो सामने वाले विद्यार्थी के कौशल पर डिपेंड करता है कि उस भंडार में से कितना वो अपने लिए निकाल पाता है। तो जितना आप इनक्विजिट होंगे उतने ही प्रश्नों के उत्तर आपको अपने गुरुजनों से मिल जाएंगे। और एक जो पढ़ा रहे हैं सब अच्छा पढ़ा रहे हैं तो थोड़े से अपने क्वेश्चन बढ़ा लीजिएगा, तो आपको उस जो ज्ञान का अथाह भंडार में से कुछ और ताले आपके लिए खुल जाएंगे। जो एक बात कही जाती है कि एक अच्छा स्टूडेंट खराब टीचर से भी बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन एक खराब स्टूडेंट बहुत अच्छे टीचर से भी कुछ नहीं सीख पाता। हाँ, तो हम ये मान लेते हैं कि वे दोनों तरफ अच्छे थे, हाँ। थोड़े से और अच्छे होने की जरूरत है। जी तो वैसे अब आपने बात की थी अपन ने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की। जी आप आगे चलते हैं तो सिलेबस के अंदर आपके ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आता है। अब आप ऋग्वैदिक काल है मान लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है 50 शब्दों में, ऋत की अवधारणा क्या है? हाँ, ये पूछा भी गया है शायद, इसमें जो सिविल सर्विसेज वाले मेन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। अब ऋत की अवधारणा क्या है? अब आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है। अब देखिए उसमें 3-4 बातें जुड़ती हैं आके। वैदिक आर्य क्या लिखते हैं कि ऋत वो है जो गाय जल और अन्न प्रदान करता है, खुश होने पर कल्याण करेगा और नाराज होने पर संगार कर देगा। जी अब देखिए गाय जल और अन्न कौन देता है? प्रकृति देती है। बिल्कुल। तो जब अब देखिए इतिहास वर्तमान से कैसे जुड़ता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी चिंता इस पारिस्थितिकी संतुलन की है, इकोलॉजिकल बैलेंस की है। अब आप अपने आप उन पुरखों के आपके प्रति गर्व महसूस कीजिए कि वो वैदिक आर्यंस अपनी किताबों, अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिखते हैं कि वो ऋत की बात करते हैं कि वो प्रकृति के प्रति कितने समर्पित थे। वो कहते हैं कि भाई इस प्रकृति का क्या करो, आप संरक्षण करो। बिल्कुल, संरक्षण कीजिए आप। अब ऋत का देवता किसे माना? वरुण को माना। वरुण को क्या कहा गया? ऋतस्य गोप कहा गया। तो अब वो एक क्वेश्चन और मिल गया हाँ। कि ऋत का देवता किसे माना? वरुण को माना। या ये कहा गया साहब ऋतस्य गोप किसे कहा गया? वरुण को कहते हैं। अब इस ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल के अंदर बदलाव आने लगते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है, जब आप क्या नए चेंजेस हुए? जब आप वैदिक धर्म को पढ़ते हैं तो वैदिक धर्म की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। जी तो फिर आप कहते हैं साहब प्रकृति पर आधारित थी, देवताओं की श्रृंखला थी, उनके लिए मंत्र रचे जाते हैं। तो अब जब आप वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे हैं तो आप वो जो पहली बात आई कि आप चारों वेदों को समझिए। जी हर वेद में क्या लिखा है वो देखिए, किस देवता को कितने मंत्र समर्पित होते हैं वो देखिएगा। उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या बदलाव आ जाते हैं उसे देखिएगा। तो आप जिस संस्कृति को इतना महान है और आप समझते हैं और उसके प्रति इतने प्रति यदि आप में आकर्षण है तो उसे कब पढ़ेंगे आप? बिल्कुल। तो आपको ये इतिहास ने मौका दिया, आपको आपके पेपर्स ने मौका दिया कि आप उसे पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे आपने एक बात कही थी कि इतिहास को आधुनिकता से जोड़ना, मतलब आज के दौर से जोड़ना, जो प्रकृति संरक्षण की बात हुई थी। अगर इसको एग्जाम वाले एंगल से देखें तो ये मुद्दा बनता है कि इतिहास को करंट अफेयर से जोड़ना। जैसे कि आज अगर कोई घटना होती है तो उससे संबंधित इतिहास में जो हुआ था, मान लो जैसे कि एक सामान्य उदाहरण मैं दूं कि ईरान और इजराइल वाला युद्ध या ऐसा कुछ भी अगर जो आज चल रहा है, हमको लगता है कि केवल ये आज की घटना है, लेकिन उससे संबंधित सवाल इतिहास में पूछ ले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले यानी 2019 की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। तो अब 150वीं जयंती जब महात्मा गांधी की थी, उस दौरान यूपीएससी में और इसके अलावा स्टेट पीसीएस में गांधी जी से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए। गांधी का दर्शन, संविधान में गांधी की भूमिका, नीति निर्देशक तत्वों में गांधी की भूमिका। तो क्या मतलब स्टूडेंट्स को क्या ऐसा करना चाहिए, उनको किस तरह से करंट अफेयर्स पे भी नज़र रखते हुए
इतिहास पे ध्यान देना चाहिए? देखिएगा, विद्यार्थी के लिए सबसे पहले जरूरी है एक्सटेंसिव रीडिंग। जी। जब तक एक्सटेंसिव रीडिंग वो नहीं करेंगे ना, तब तक अपने मन में वो क्वेश्चन को पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अपन चूंकि आज अपन ने केंद्र पे रखा प्राचीन भारत के इतिहास को, जी। एक मैं ऐसे सिद्धांत की बात करता हूँ जो दुनिया में अलग अलग जगह दिया गया और आधुनिक काल में भी उसकी महत्ता है। जी। वो सिद्धांत था, अलग अलग प्रकार से दिया गया। प्राचीन भारत में जब हम धार्मिक आंदोलन को पढ़ते हैं, एक नाम पढ़ते हैं मक्खली घोषाल का, हाँ। जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने दुनिया में नियतिवाद के सिद्धांत को कहा। यही सिद्धांत लगभग 2000 साल के बाद यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के समय, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के समय जी। कॉल्विन ने दिया, जहां उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन की बात की। जी। अर्थात वो सिद्धांत जो 2000 साल पहले मक्खली घोषाल ने दिया, वही सिद्धांत किसने दिया यूरोप के अंदर? कॉल्विन ने दिया। आज भी गाये बगाए हर जगह नियतिवाद का जिक्र आ जाता है। जब नियतिवाद का जिक्र आता है तो इतिहास के विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो मक्खली घोषाल को भी कोट करेगा और कॉल्विन को भी कोट करेगा। अब जो बात आपने पहले पूछी, विद्यार्थी को एक्सटेंसिव रीडिंग से बचना नहीं चाहिए। इस लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफल वही होंगे जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि उनको अपने दोस्तों के बारे में लगे कि साहब ये मेरे सामने नहीं पढ़ता, जो वो आपके सामने वो नहीं पढ़ रहा हो, वो जो है जो आपसे हट के पढ़ रहा है वो। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे अभी हम पहुँचे हैं प्राचीन भारत में, साहित्य के स्रोत हमने देखे। इसके बाद जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ने के बाद, वैदिक काल के बाद अगर हम जब आते हैं महाजनपद काल की तरफ, या फिर उसके बाद आगे मौर्योत्तर गुप्त काल की तरफ, संक्षेप में इन सब के बारे में किस तरह से हमको समराइज करके पढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसे अब महाजनपद काल आया तो ये तो तय है कि आपको 16 महाजनपद याद करने होंगे, ये स्वाभाविक है। अब बात यह है कि उनके, पहली बात की जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि साहब मैप आता है, हाँ, एक बार तो चर्चा हुई तो 16 महाजनपद में कौन सा मैप पर कहाँ है, आधुनिक काल में वो कौन से राज्य में, तो वो पढ़ना जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि उनके शासक क्या हैं, किन शासक का आपस में संघर्ष होता है, और इनमें से जो 4 महाजनपद हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, इनमें से 4 में बड़ा संघर्ष होता है, और जो मगध है वो एक साम्राज्य के रूप में टिका रहता है, स्थापित हो जाता है। जी। अब देखिए कंटिन्यूटी हुई, आप ऋग्वेद से चले उत्तर वैदिक काल में आए, आप जन से आए जनपद में आए, जनपद से आके आप महाजनपद में आए, और इन्हीं महाजनपदों को पढ़ते पढ़ते आप कहाँ पर आ गए? आप मगध साम्राज्य में आ गए, और मगध की राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्र हुई। तो आने वाले 6 से 7-8 शताब्दियों तक जो भारतीय राजनीति का जो केंद्र रहा वो क्या रहा? मगध रहा, पाटलिपुत्र रहा। तो वो जो क्वेश्चन है कि आम विद्यार्थी कनेक्ट नहीं कर पाता, आप इतिहास की पुस्तक पढ़िए, कनेक्ट अपने आप में हो रहा है। बिल्कुल। कि भाई कहाँ स्थायित्व आता है, कैसे स्थायित्व से सरप्लस प्रोडक्शन होता है, कैसे युद्ध संहारक हो जाते हैं, कैसे लोहे का प्रयोग बढ़ने लगता है। तो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, और महाजनपद से आप एक साम्राज्य के रूप में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल। तो विद्यार्थी कर सकता है इसको। अच्छा, एक मौर्य काल से और गुप्त काल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेंड देखें, इनमें कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो स्टूडेंट छोड़ जाते हैं और वहाँ से सवाल पूछ ले जाते हैं? देखिएगा, मौर्य काल में सबसे पहले तो आपको जो मौर्य काल का जो इतिहास के स्रोत है उसे आप पूरा पढ़िएगा। अशोक के अभिलेखों को पढ़िएगा, जो विदेशी साहित्य, जो यात्री आते हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको पढ़िएगा। दूसरा, मौर्य काल का जो प्रशासन है उसे आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा, उस पर बड़ा क्वेश्चन भी आता है जी, और छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। मौर्य प्रशासन को पढ़िएगा, मौर्य कला को देखिएगा। ये 2 चीजें हैं जिसको अक्सर छोड़ दिया जाता है, प्रशासन और कला को उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात है, जो मौर्योत्तर काल का जो समय है, कि जो मौर्यों की जो बात का समय है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। वो मौर्य काल का पतन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मौर्य काल का जो बात का समय उसको पढ़ना भूल जाते हैं। जी। तो यानी कि एक तो मौर्य के बाद का, अब अंतिम अपनी चर्चा, मतलब लास्ट अपन 1 मिनट में बात करना चाहेंगे कि लास्ट में जो है गुप्त और गुप्तोत्तर, जहाँ ये प्राचीन भारत लगभग इतिहास हम समाप्त मान लेते हैं, इसको कहा जाता है भारत का स्वर्णिम काल। इसमें से कुछ ऐसी खास बातें जहाँ से ज़्यादा सवाल आ सकते? देखिएगा, एक पहले तो ये भ्रांति की यहाँ के इतिहास समाप्त हो जाता है, मतलब प्राचीन। देखिएगा, मौर्य काल के बाद ऐसे बहुत सारे
अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। आपने शुंग पढ़ना भूल गए, आपने कर्मों को नहीं देखा, आपने जो सातवाहन है उनको नहीं पढ़ा, सातवाहनों के अभिलेखों को नहीं देखा, आपने कुषाण काल को। ये कम से कम 5 ऐसे अध्याय हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए। और जब यहाँ उसके बाद तो गुप्त काल की बात होती है। तो जो अपना अगला सेगमेंट रहेगा, हम इसको मौर्य काल को थोड़ा और डिटेल में, मतलब विद्यार्थी, ये जो हम बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए हैं कि विद्यार्थी इसमें से कुछ कंटेंट को ले पाए और अपने किताब में उसको देख के पढ़ सके, वो अपन कोशिश करेंगे इसमें। तो आज हमारी चर्चा हुई प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर, जिसमें स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि हमको ये ज़्यादा कठिन लगता है, इसको कैसे आसान बनाया जाए। अगली चर्चा में शामिल करेंगे मध्यकाल, इसके बाद आधुनिक काल, या जैसा कि आप चाहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम उनको भी शामिल करेंगे। चर्चा अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर आपका। थैंक यू विपिन जी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.